Hello friends, myself Ravi and today I am here with a new chapter of class 8 science, chapter number 7. बेटा आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7. नाम है बेटा चैप्टर का आपके कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेचर लविंग चैप्टर है जिससे आपको नेचर के बारे में कुछ पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि इकोलॉजी में हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हमें उनको कंजर्व करना चाहिए. ठीक है. पिछले काफ़ी चैप्टर से हम ये बात करते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है. कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ होती है तो वो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है ना. पहला जो बड़ा मुद्दा है या जो बड़ा लॉजिक है वो ये है कि why we have to conserve the plants and animals. तो all of you hear about the deforestation. आप सभी ने अपनी छोटी क्लासेस में डिफॉरेस्टेशन के बारे में सुना और पढ़ा होगा. तो ह्यूमन बीइंग हेट्रोट्रोपिक एनिमल है और हेट्रोट्रोपिक एनिमल होने की वजह से वो अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए हमेशा से ही प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर वो डिपेंड रहे. लेकिन जैसे जैसे बेटा उसकी ज़रूरतें लालच में बदल गई, जब उसके रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ग्रीड में कन्वर्ट हो गई, तो जब रिक्वायरमेंट्स टर्न इनटू ग्रीड तो उसने एक्सपोनेंशियल तरीके से या बहुत ज़्यादा लेवल पे चीज़ों को हार्म करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो इकोलॉजी है या जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका नंबर काफ़ी अमाउंट में कम होने लगा. दैट्स वाई वी रिक्वायर टू कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन. आप सभी को पता है कटिंग डाउन और रिमूवल ऑफ ट्रीज़. किसी एरिया से प्लांट्स को काटना या हटा देना, रिमूव कर देना, उस फेनोमेना को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. तो एक बात क्लियर है, डिफॉरेस्टेशन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उसके कितने सारे प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट आएंगे, हार्मफुल इफेक्ट आएंगे, वो सब हम आपके सामने थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. उसके बाद है कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. एक कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफॉरेस्टेशन करता क्यों है, क्या रीज़न है इस बात का. तो बेटा डिफॉरेस्टेशन के काफ़ी सारे रीजंस हैं. पहला रीज़न है कि प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. उसको अपने कल्टीवेशन के लिए लैंड प्रोड्यूस करनी है. मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ टुडेज एरा. आज के टाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन ग्रोथ. जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है तो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में कैपेबल नहीं है. तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो लैंड एरिया है या जो अंडर कल्टीवेशन हमारा जो लैंड एरिया है जिस पे हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो टाइम के साथ बढ़े. क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जो लैंड एरिया है, अंडर कल्टीवेशन लैंड एरिया है, वो रिड्यूस होगा, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिएगी. तो लोग अपने रहने के लिए पेड़ों को काटेंगे और जब पेड़ों को काटेंगे तो या कॉलोनाइज़ करेंगे ज़मीन को, तो ज़मीन को कॉलोनाइज़ करेंगे तो जो अंडर कल्टीवेटेड लैंड एरिया है वो कंटिन्यूसली हमारा घटता जा रहा है. तो पहला बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी ये डिफॉरेस्टेशन का कि हमारे को कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए. वी रिक्वायर लैंड फॉर कल्टीवेशन. हमें प्लांट्स ग्रो करने के लिए या एनिमल्स को कल्टीवेट करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए वी रिक्वायर द लैंड. फर्स्ट रीजन आपको समझ आ गया होगा कि प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. सेकंड जो रीज़न है वो है आपका ग्रास लैंड कन्वर्जन. ग्रास लैंड कन्वर्जन में ये होता है कि जो आपको बीफ कैटल्स, यू नो वेरी वेल कि ह्यूमन बीइंग प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसको बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट भी ऑब्टेन करने होते हैं, लाइक देन मीट, लाइक देन एग, लाइक देन सिल्क वॉर्म, लाइक देन हनी. तो उसी तरीके से जो बीफ कैटल प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें बीफ कैटल मिलता है, उन बीफ कैटल्स को हमें चराने के लिए, ब्राउज करने के लिए ग्रास लैंड बनाने पड़ते हैं, जिन ग्रास लैंड्स पे हम उनको चरा सकें या हम उनको ब्राउजिंग करा सकें. तो हम फॉरेस्ट को इसलिए भी काटते हैं, ये भी हमारा एक बड़ा रीज़न है कि हमें उस फॉरेस्ट को ग्रास लैंड में कन्वर्ट करना होता है. थर्ड रीज़न है फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज.
हमें अपने घर और फैक्ट्रीज बनाने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है, तो हम उस लैंड को खाली करने के लिए वहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है, उसको हम रिमूव करते हैं और रिमूव करके हम वहाँ पे हमारी जो फैक्ट्रीज हैं या हाउसेज हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं। रीज़न नंबर 4, मेकिंग फर्नीचर ऑफ यूजिंग वुड। जितना भी फर्नीचर, जैसे जैसे फैमिलीज़ बड़ी होती जा रही हैं, जैसे जैसे फैमिलीज़ का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो फर्नीचर्स की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आपको फर्नीचर बनाने के लिए भी काहे की ज़रूरत पड़ेगी, वुड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वुड आप कहाँ से लाओगे? अल्टीमेटली आपको वुड कहाँ से मिलेगी? प्लांट से मिलेगी। तो यू हैव टू डिफॉरेस्ट द प्लांट्स। तो दीज आर मेजर 4 रीजन्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। नंबर 1, प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन। नंबर 2, ग्रासलैंड कन्वर्जन। नंबर 3, फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। नंबर 4, फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो ये हमारे पास 4 बड़े रीज़न हो गए जिनकी वजह से हम डिफॉरेस्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात और याद रखिएगा कि फ्लोरा एंड फोना, आपको क्लास 8 में वर्ड मिलेंगे 2, फ्लोरा एंड फोना। तो ये क्या होते हैं? तो पर्टिकुलर जो प्लांट स्पीसीज होती है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, उसको तो कहा जाता है फ्लोरा, और जो पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज अगर किसी पर्टिकुलर लैंड एरिया पे हैं तो उनको हम बोलते हैं फोना। ठीक है, मतलब वेजिटेशंस को हम फ्लोरा से डिनोट करते हैं और जो एनिमल्स हैं उनको हम फोना से डिनोट करते हैं। यह आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है कि डिफॉरेस्टेशन तो हम करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, बट इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमारे इकोलॉजी पर पड़ने वाले हैं, हमारी हेल्थ पे पड़ने वाले हैं, हमारी सोसाइटी पे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज पड़ने वाले हैं, क्या डिसएडवांटेज हमें इससे होने वाले हैं। तो बेटा देयर आर 2 मेनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वी आर डिस्कसिंग 1 by 1। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है या सबसे पहला जो डिमेरिट है डिफॉरेस्टेशन का, वो ये है कि ये अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। आप सभी को पता है कि जब प्लांट्स कटेंगे तो जो बायो जियोकेमिकल साइकिल है वो आपकी डिस्टर्ब होगी। प्लांट्स कटेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर इसलिए भी इंक्रीज होगा क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ के थ्रू एवोपरेट करते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट द फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और फूड बनाने के लिए उनको ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है फ्रॉम द रूट, और लीफ तक वो वाटर पहुंचता है और लीफ तक पहुंच करके वो वाटर फोटोसिंथेसिस में प्रोसेड होकर के जो रेस्ट ऑफ द वाटर है उसको अपन ट्रांसपीरेशन के थ्रू वेपर फॉर्म में प्लांट रिलीज करता है। तो जब वो वाटर एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है तो अल्टीमेटली वो वाटर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। लेकिन जब आप डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो ये प्रोसेस आपका रुक जाएगा और अल्टीमेटली टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। फाइन, तो अल्टीमेटली आपका पॉल्यूशन भी बढ़ेगा क्योंकि जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, उन सभी में आपके पास मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और CO2 फिक्स करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अल्टीमेटली इस नेचर में सिर्फ प्लांट्स की है। हम जितने भी CO2 रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, चाहे वो रेस्पिरेशन किसी व्हीकल में हो रहा हो, चाहे वो रेस्पिरेशन किसी लिविंग बॉडी में हो रहा हो, चाहे वो रेस्पिरेशन किसी फैक्ट्री में हो रहा हो जहां आपने किसी फ्यूल को एयर के प्रेजेंस में जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज करी, तो अगर उस CO2 को आपको वापस फिक्स करके उससे O2 जनरेट करनी है तो आपको रिक्वायरमेंट होगी प्लांट्स की। जब आप प्लांट्स हटा दोगे नेचर में से या कम कर दोगे तो अल्टीमेटली CO2 का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा और आपका जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता जाएगा। आई थिंक कॉन्सिक्वेंस नंबर 1 इज क्लियर फॉर यू। नंबर 2, ग्राउंड वाटर लेवल लोवर्ड। गुड, वेरी गुड। वाटर साइकिल जो है नेचर की, वो वाटर साइकिल अल्टीमेटली प्लांट्स पे डिपेंड करती है। प्लांट्स बारिश लाने में सहायक होते हैं, प्लांट्स रेन को बुलाते हैं, क्योंकि जब वाटर साइकिल नहीं आएगी, क्योंकि जब नीचे का वाटर वेपोराइज होकर एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होगा तो वो कंडेंसेस नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा। आपको पता है कि जो वेपर होती है वो हमेशा ऊपर उठती है और ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर के वो वेपर वापस से कंडेंस होना स्टार्ट होती है और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद में वो क्लाउड्स रेन की फॉर्म में वापस से अर्थ पे आते हैं और जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो वापस से हमारी एनरिच होती है, डेवलप होती है।
प्लांट्स के एब्सेंस में या डिफोरेस्टेशन के केस में आपका ग्राउंड वाटर लेवल अल्टीमेटली लो होगा, घटेगा। थर्ड कॉन्सिक्वेंस है कि डिस्टर्ब बैलेंस इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, जब ये सब काम हो रहे हैं तो आपकी नेचर का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेचर का बैलेंस का मतलब जो भी आपकी कार्बन साइकिल है, जो भी आपकी ऑक्सीजन साइकिल है, जो भी आपकी वाटर साइकिल है, जो भी आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, सभी तरीके की साइकिल्स आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है इन साइकिल्स को रिसाइकल करने में। फाइन। नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस आता है वो आता है हमारे सामने, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड रेनफॉल डिक्रीजेस। गुड। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो सॉइल की प्रॉपर्टी है या सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल की जो पीएच है, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब सॉइल का जो भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अल्टीमेटली वेजिटेशन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के प्लांट्स उस मिट्टी में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं किसी सॉइल में लगेंगे, उसके बाद वो जिस दिन डेड होगा तो वो माइक्रोब उस प्लांट बॉडी को वापस से उसी मिट्टी में मिला देगा। तो जो सॉइल है उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है या फर्टिलिटी पावर है वो अल्टीमेटली वेजिटेशन पे या प्लांट्स पे डिपेंड करता है। जब आप वहाँ से डिफॉरेस्ट कर दोगे, प्लांट्स को रिमूव कर दोगे, तो अल्टीमेटली सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गुआर प्लांट होता है, सन हेम्प, हम सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए गुआर प्लांट उगाते हैं, और गुआर प्लांट या सन हेम्प प्लांट को ग्रो करके थोड़ा बड़ा करके हम वापस से उसको मल्च बैक इनटू द सॉइल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लोइंग। प्लोइंग की हेल्प से हम उसको वापस से मल्च करके मिट्टी में मिला देते हैं ताकि उसका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम कंटेंट इंक्रीज हो सके। तो जब आप डिफॉरेस्ट कर दोगे, प्लांट्स हटा दोगे, तो अल्टीमेटली आपकी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और रेनफॉल तो ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेनफॉल इसलिए डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वाटर साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। उसके बाद है इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर डिफॉरेस्ट करते रहेंगे आप कंटिन्यूअसली तो अर्थ पर नेचुरल कैलामिटीज का अमाउंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जैसे नेचुरल कैलामिटी है एक तो फ्लड और एक ड्रॉट। फ्लड के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले हम आपको ड्रॉट के बारे में समझाते हैं। ड्रॉट का मतलब होता है रिड्यूस रेनफॉल, जो भी अपन ने ऊपर डिस्कशन किया था। अगर कंटिन्यूअसली रेनफॉल रिड्यूस होता जाता है किसी जगह पर और अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फिर ड्रॉट, सूखा। आपने सुना होगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ड्रॉट अगर किसी जगह आ जाएगा तो अल्टीमेटली पूरी इकोलॉजी को वहाँ से डिस्टर्ब होना पड़ेगा, एनिमल्स भी मरेंगे, ह्यूमन बीइंग को भी अल्टीमेटली या तो माइग्रेट करना पड़ेगा और या फिर वो मरेगा, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स। प्लांट्स को आपने रिमूव कर दिया, तो जब प्रोड्यूसर्स को आपने रिमूव कर दिया तो कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव होंगे ही होंगे। तो डिफॉरेस्टेशन का बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है, डिमेरिट ये भी है कि नेचुरल कैलामिटीज का चांस जो है वो आपका इंक्रीज होगा, लाइक देन फ्लड एंड ड्रॉट। ड्रॉट आपको याद रखना है, रिड्यूस रेनफॉल को ड्रॉट कहा जाता है, और फ्लड इससे रिवर्स होता है। फ्लड का मतलब होता है जब इंक्रीज अमाउंट में वाटर कहीं पे इकट्ठा हो जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी अगर अर्थ पे इकट्ठा हो जाए तो उस कंडीशन को हम फ्लड बोलेंगे, बाढ़ आना जिसको अपन कहते हैं। तो दोनों चीज़ें रिवर्स हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। ड्रॉट जो है वो तो उस कंडीशन को बोला जाता है जब अर्थ पे वाटर बिल्कुल ही खत्म हो जाए या बिल्कुल सूखा हो जाए, जब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर ही ना मिले, तो वो ड्रॉट कंडीशन होती है। फ्लड वो कंडीशन होती है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर इकट्ठा हो जाए, और फ्लड आने का बड़ा कारण होता है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का रिड्यूस होना। जब सॉइल अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस कर देती है तो सॉइल वाटर को इनफिल्टर करके नीचे ग्राउंड में नहीं भेजती है, और जब सॉइल वाटर को इनफिल्टर करके ग्राउंड में नहीं भेजेगी तो सारा पानी सॉइल के ऊपर ही आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ये सब हम आगे बात करेंगे। आइए, द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जब आप कार्बन सोर्सेज को कंटिन्यूअसली जलाते जाओगे और उनको फिक्स करने के लिए आप प्लांट नहीं लगाओगे, ऊपर से जो है उनको भी आप रिमूव करते जा रहे हो, तो अल्टीमेटली जो कार्बन सोर्स जलेगा वो आपको CO2 देगा। तो कंटिन्यूअसली CO2 रिलीज होगी तो इंक्रीज होगा इसका कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को लीड मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ग्लोबल वार्मिंग इज द a phenomena in which the temperature of earth rises and uneven effect of climatic conditions have seen।
ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पूरा ग्लोब, जो अर्थ है, कंप्लीट हमारी जो ग्लोब है, अर्थ है, वो वार्म होती जा रही है क्योंकि उसका टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, फ्लड्स आ रही हैं, ये सब अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट का मतलब होता है अनइवन चेंजेज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे रेनी सीजन में आपको रेन नहीं मिलती है आजकल, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, समर सीजन में आपको गर्मी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो सिर्फ समर का अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है, बाकी जितने भी सीजन्स हैं वो सारे धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो इसको अपन अल नीनो इफेक्ट बोलते हैं, ELNINO, अल नीनो इफेक्ट। फाइन। तो ये हो गया कि जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली आपको ग्लोबल वार्मिंग लीड करती हुई मिलेगी। ग्लोबल वार्मिंग जब लीड करेगी तो आपके पास ड्रॉट हो जाएगा। ड्रॉट होगा ही होगा क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा तो वहाँ पे एवापोरेशन तो होगा ही नहीं वाटर का, और वाटर का एवापोरेशन, क्योंकि नीचे वाटर अवेलेबल ही नहीं है, आपने प्लांट्स को क्या कर दिया, काट दिया, तो अल्टीमेटली ये भी एक बड़ा कारण ड्रॉट का बनेगा। उसके बाद अगला कॉन्सिक्वेंस है कि चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि जो सॉइल है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, उसकी जो केमिकल सिचुएशन या फिजिकल सिचुएशन है वो अल्टीमेटली अफेक्टेड होती है किससे, वेजिटेशन से। तो जब आप वेजिटेशंस को रिमूव कर दोगे तो सॉइल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। अब वो क्या बदलेगी, देखो, वो ये बदलेगी, पहली बात तो ये हो जाएगी उससे कि सॉइल इरोजन आपका इंक्रीज होगा। आपको पता है कि जो प्लांट्स की रूट है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हमारी मदद करती है ना। आपको 4th 5th क्लास में ये पढ़ा दिया जाता है कि प्लांट्स प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन। प्लांट जो है वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, मिट्टी को बह के जाने से रोकते हैं, क्योंकि वो उनकी जो रूट है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, और सॉइल को बाइंड करके रखने की वजह से वो वाटर के साथ फ्लो नहीं होने देती, एयर के साथ फ्लो नहीं होने देती। तो पहले ही डिफॉरेस्टेशन से पहला जो कॉन्सिक्वेंस आएगा वो तो आएगा सॉइल इरोजन आपका इंक्रीज होगा। दूसरी बात यह आएगी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, या इसको उस तरफ से भी समझ सकते हो आप कि जब आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो जो सॉइल की अपर लेयर है, जिसको आप टॉप सॉइल बोलते हो, जिस पे ह्यूमस पाई जाती है, एंड ह्यूमस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो जब आप ऊपर की लेयर को हटा दोगे तो आपका डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा, क्योंकि जब आपने टॉप सॉइल रिमूव हो गई आपकी, या जो ह्यूमस है वो पार्ट हट गया, तो सॉइल के पास कुछ बचा ही नहीं ना। सॉइल की जो असली प्रॉपर्टी है वो तो टॉप सॉइल है, जो भी प्लांट्स को या जो क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करने में आपकी मदद करती है वो टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल जब हट गई तो आपकी जो सॉइल है वो डेजर्ट बन जाएगी, उसके बाद उसमें फर्टिलिटी बचेगी नहीं, तो आपका डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज होगा। जब डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो टॉप सॉइल होती है उसी के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। और जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली सॉइल की जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इनफिल्ट्रेशन रेट का मतलब है कि सॉइल जितना वाटर चाहिए था उसको रोक रही थी, और उसके बाद में वो वाटर को नीचे अलाउ कर रही थी, ठीक है। लेकिन जब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई, तो सॉइल अल्टीमेटली वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगी, वो सारा पानी वहाँ पे भर जाएगा, जिसकी वजह से जो नेचुरल कैलामिटी आएगी उसको अपन बोलेंगे फिर फ्लड, ठीक है, बाढ़ आ जाएगी एक तरीके से। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये तो थे सारे हमारे लिए डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, काफ़ी सारे मैंने आपको बताए। नंबर 1, इंक्रीज टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन ऑन अर्थ। नंबर 2, ग्राउंड वाटर लेवल लोवर्ड। नंबर 3, डिस्टर्ब बैलेंस इन नेचर। नंबर 4, fertility of soil and rainfall decreases. Number 5, increased chances of natural calamities, flood and drought. Next, 6, increased CO2 concentration leads to global warming. Number 7, change in soil property. Number 8, आप इसको तो इसी में आप कंसिडर कर लेंगे कि सॉइल प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, और इनफिल्ट्रेशन रेट जो है सॉइल की वो भी डिक्रीज होगी। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक नेचर कनेक्टेड टॉपिक हमने आपको आज समझाया है, जिसमें हमने आपको ये बताया है कि वाई द डिफॉरेस्टेशन इज हार्मफुल फॉर अस,
ठीक है। और क्यों हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए ना कि डिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमें जितना हो सके अमाउंट में प्लांट लगाने चाहिए, ना कि हमें प्लांट्स को अर्थ से रिमूव करना चाहिए। बिकॉज प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम। अगर आपको एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना है, देखिए आपको सिंपल सी बात समझनी है। एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है बेटा, जो भी लिविंग बीइंग है वो सिर्फ लिविंग चीज़ों से इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। जो लिविंग बीइंग है उनको अल्टीमेटली नॉन लिविंग पे ही डिपेंड रहना है। जैसे अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन है, वाटर है, सनलाइट है, ये सभी चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग है। तो एक्चुअली इकोसिस्टम इज नॉट ओनली लिविंग डिपेंडेंट, इकोसिस्टम एक्चुअली द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम का मतलब ये है, एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको आप एनवायरनमेंट बोलते हो। अगर आप इमेजिन करिए कि अगर आप कंप्लीटली प्लांट्स को रिमूव कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या खाने के लिए, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जब आपकी लाइफ लाइन ही खत्म हो जाएगी, तो लाइफ लाइन खत्म हो जाएगी तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए प्लांट्स का रहना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ ट्राई टू रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशन एट योर लेवल एज सुन एज पॉसिबल। जितनी मदद आप लोगों की कर सकें उतनी मदद आपको करनी चाहिए। जितना कम हो सके उतना आपको पेड़ों को काटना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको पेड़ लगाना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ बातें कर ली कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसके मेजर कॉजेज़ क्या हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कंजर्वेशन की। ठीक है, सारी बातें अगर नुकसान ही नुकसान की करते जाएंगे तो फिर कंजर्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा गवर्नमेंट अपने लेवल पे काफ़ी सारे स्टेप्स लेती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ये हम आपके सामने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ के एग्जाम्पल लेकर के आए हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ नाम से आपको समझ आ रहा है कि जहाँ पे चीज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी उनको अपन बोलेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़। जैसे आपका घर है, आपके लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया है, एक प्रोटेक्शन की जगह है जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे आपका स्कूल है तो वो भी आपके लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है ना। तो देखिए प्रोटेक्टेड एरिया में पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सेंचुरी, जिसको आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल सकते हो। आपने नाम सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सेंचुरीज आर द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एट देयर हैबिटेट। अगर आप एनिमल को अपनी जगह पे प्रोटेक्ट कर दो, या वो एनिमल जहाँ रहना चाह रहा है वहाँ आप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दो, तो वो कहलाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आपको डेफिनेशन बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन ही आपसे पूछी जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एट देयर हैबिटेट। क्लियर है। उसके बाद अगला प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में अपन देखते हैं, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल पार्क्स। आपने नाम सुने होंगे, जैसे केवलादेव बर्ड सेंचुरी है। ऐसे कई तरीके के नेशनल पार्क, जैसे काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इंडिया में नेशनल पार्क्स के। तो नेशनल पार्क्स आर द एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट एंड रिसोर्सेज। नेशनल पार्क एक इस तरीके के एरियाज होते हैं जहां आप वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल फ्री छोड़ते हो कि वो उस हैबिटेट का और वहां पाए जाने वाले रिसोर्सेज का आसानी से इस्तेमाल कर सकें और फ्रीली वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकें, अपने आप को मूव करवा सकें और अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकें, अपनी प्रोगेनीज को बढ़ा सकें। उसको हम बोलेंगे नेशनल पार्क। अगेन आई एम रिपीटिंग वंस, नेशनल पार्क्स आर द एरियाज वेयर areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat and the resources. फाइन। उसके बाद थर्ड जो अपने पास प्रोटेक्टेड एरिया का एग्जांपल है वो है अपने पास बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक लैंड का बहुत बड़ा एरिया होता है। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा नहीं है कि अलग है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक छोटा पार्ट है, नेशनल पार्क भी एक छोटा पार्ट है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व
बायोस्फीयर का मतलब होता है कि लैंड का ऐसा एरिया जहां पे लाइफ सरवाइव करती है, उसको अपन बोलते हैं बेसिकली बायोस्फीयर। फाइन। जो लाइफ सपोर्टिव पार्ट होता है इस अर्थ का, उसको अपन बोलते हैं बायोस्फीयर। तो एक तरीके से बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें वाइल्ड लाइफ भी इंक्लूड हो सकती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंक्लूड हो सकती हैं और नेशनल पार्क्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम आपको आगे देंगे। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? लार्ज एरिया ऑफ लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरियाज। ऐसा लैंड एरिया जो कंजर्वेशन के लिए होता है, किसके कंजर्वेशन के लिए? वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे ट्राइबल्स की जो ट्रेडिशनल लाइफ है या ट्रेडिशनल लाइफ के जो ट्राइबल्स हैं वो भी उस एरिया में रहते हैं। जैसे आपने विश्नोई या अमृता देवी का नाम सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आपने सुना होगा। ये कुछ ट्राइबल एरियाज के लोग थे। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को वहाँ रहने दिया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे अपन इतिहास की बात करते हैं तो हमें हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं जब लोगों ने अपनी जान दे दी लेकिन उन्होंने पेड़ों को बचाया। आप हो सकता है इसी क्लास में आपके आ जाए या अगली क्लास में आए। अमृता देवी और सुंदरलाल बहुगुणा, ये दो ऐसे केस हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को जो है इन्होंने ख़त्म कर लिया था, बट उन्होंने उस वक्त नेचर को बचाया। तो ये वही एग्जाम्पल है कि ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स आप बायोस्फीयर रिजर्व्स में रखते हो और ये लोग अल्टीमेटली उस वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बदले में इनको उस वाइल्ड लाइफ का काफ़ी सारा हिस्सा या कुछ हिस्सा प्रोवाइड कराया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर large areas of land for conservation of wildlife like plants and animals and traditional life of tribals living in that area। अब अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप देंगे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है जिसमें जो नेशनल पार्क इंक्लूड है उसका नाम तो है सतपुरा। ठीक है, पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक नेशनल पार्क इंक्लूड है जिसका नाम है सतपुरा, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें इंक्लूड है उसका नाम है बोरी एंड पचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें नेशनल पार्क भी इंक्लूड है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंक्लूड है। तो जो नेशनल पार्क वहाँ इंक्लूड है उसका नाम तो है सतपुरा, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहाँ पे इंक्लूड है उनका नाम है बोरी एंड पचमढ़ी। फाइन। तो ये सारा नॉलेज आपको मिलता है यहाँ से कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए हम किन किन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बनाते हैं। तो गवर्नमेंट्स ने जो स्टेप्स लिए हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तैयार करी हैं, कुछ नेशनल पार्क्स बनाए हैं और कुछ बड़े लैंड एरियाज़ हैं जिनको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इन्होंने कंसिडर कर लिया है कि दीज एरियाज आर अवेलेबल और प्रोटेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वहाँ पे आप ट्राइबल्स को रखेंगे ताकि वो लोग भी उस वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन का काम कर सकें। यस बेटा, अब तक बेटा हमने ये देख लिया था कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इसके अलावा हमने बात कर ली थी फ्लोरा क्या है, फोना क्या है। इसके अलावा हमने ये सब देख लिया था कि डिफॉरेस्टेशन के कितने डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें आपके सामने करते हैं। तो अब आपके सामने है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडेमिक स्पीसीज़। तो बेटा एंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब ये होता है कि विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। ऐसी कोई भी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा अमाउंट में मिले, वो नॉर्मली या रेंडमली किसी भी जगह पर आपको नहीं
है ना, नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, नेचुरली वो किसी और जगह पे अगर आपको नहीं मिल रही है और सिर्फ वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही एग्जिस्ट हो रही है या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको देखने को मिल रही है, तो उसको हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। इसका कॉमन एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, हमने हमारे पिछले टॉपिक की बात करी थी, जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे अगर अपन एंडेमिक स्पीसीज़ की बात करें, इट मीन्स वो स्पीसीज़ आपको सिर्फ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेगी, कहीं और नेचुरली वो या नॉर्मली आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए वहाँ पे अगर आप फ्लोरा वैरायटी की बात करें, मतलब अगर आप प्लांट वेजिटेशन की बात करें, तो यू विल फाइंड देयर वाइल्ड मैंगो एंड साल। जो साल ट्रीज़ हैं और जो वाइल्ड मैंगो ट्रीज़ हैं वो आपको जनरली सिर्फ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेंगे, ठीक है। अदर देन इफ़ वी टॉक अबाउट द फोना, अगर हम कोई एनिमल स्पीसीज़ के बारे में बात करें विच इज़ पर्टिकुलरली फाइंड इन द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, देन दैट इज़ फ्लाइंग स्क्विरल एंड इंडियन जायंट स्क्विरल। These are the two varieties of fauna or animal species which are particularly found in पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। फाइन। और ऐसी स्पीसी जो हमें पर्टिकुलर किसी एक ही जगह पर मिले, किसी दूसरे प्लेस पे वो नॉर्मली ना मिले, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। फाइन। उसके बाद है कि मान लीजिए कहीं आपको कोई एंडेमिक स्पीसी मिल रही है, बट अगर कुछ रीजन्स वहाँ प्रेजेंट हैं या कुछ कारण वहाँ पर हैं, तो हो सकता है कि आपकी एंडेमिक स्पीसीज़ का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे आपका रिड्यूस होने लगे। तो आपको पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या कारण हो सकते हैं, या किसी भी जगह पे अगर कोई एंडेमिक या नेटिव स्पीसीज़ है तो उस नेटिव स्पीसीज़ के वहाँ से ख़त्म होने के या कम होने के, रिड्यूस होने के रीजन्स क्या क्या हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन्स इस चीज़ के बनते हैं वो 3 रीजन्स हैं आपके लिए। पहला है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। अगर आप उस स्पीसीज़ के हैबिटेट को या तो ख़त्म कर दें या फिर आप उसके हैबिटेट को थोड़ा कम कर दें, फ्रेगमेंट कर दें, उसको टुकड़ों में तोड़ दें, तो ये पॉसिबल है कि वो एंडेमिक स्पीसी वहाँ से घटने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी, या अल्टीमेटली वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपने एक 100 हेक्टेयर के फॉरेस्ट पे कोई एंडेमिक स्पीसीज़ पाई जा रही है। अगर आपने उस लैंड को 100 हेक्टेयर से रिड्यूस करके 50 हेक्टेयर ही कर दिया, या आपने 50 हेक्टेयर लैंड को किसी और काम के लिए एक्वायर कर लिया, कल्टीवेशन के लिए एक्वायर कर लिया या ब्राउजिंग ऑफ एनिमल्स के लिए एक्वायर कर लिया, तो अल्टीमेटली जो हैबिटेट है, हैबिटेट इज़ एक्चुअली द प्लेस, हैबिटेट इज़ एक्चुअली द प्लेस वेयर द प्लांट और एनिमल लिव नेचुरली, जहाँ पर वो नेचुरली आपको मिलेगा, उस जगह को हम बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है। तो अगर आप उसकी हैबिटेट को ख़त्म कर देंगे तो अल्टीमेटली वो जो एंडेमिक स्पीसीज़ है उसका नंबर भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला जो रीज़न बनेगा वो आपका बनेगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। सेकंड जो आपका रीज़न बनेगा वो बनेगा आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगर वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ठीक है ना, तो ह्यूमन अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ह्यूमन बीइंग अपने ग्रीड के लिए या अपने लालच के लिए वहाँ पे हैबिटेट का लॉस करेगा, या फिर वो किसी न किसी वजह से उन पेड़ों को नुकसान पहुँचाएगा, प्लांट्स को नुकसान पहुँचाएगा, जिस वजह से भी वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज का एग्जिस्टेंस डेफिनेटली होगा। नंबर 3 जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी नेटिव स्पीसीज की प्रेजेंस में कोई एलियन स्पीसीज ला के छोड़ते हैं, एलियन का मतलब है फॉरेन स्पीसीज, या आप ये मान लीजिए कि जब भी कोई न्यू थिंग या कोई न्यू प्लांट या न्यू एनिमल आप किसी अननोन जगह ले जाके छोड़ते हैं, तो वो जो न्यूली जो आपने प्लांट वहाँ अप्लाई किया है या न्यूली एनिमल जो आपने वहाँ ला के छोड़ा है, वो अपने आप को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करवाएगा, क्योंकि उसका वहाँ पे नेचुरल प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं है। ये एक इकोलॉजिकल फेनोमेना है जो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ या इकोलॉजी में हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए कि रैट और जो आपके पास जो रैट और कैट होती है, उसमें जो कैट है वो रैट की पॉपुलेशन को हमेशा अंडर कंट्रोल रखती है। आप इमेजिन करिए कि अगर कैट नहीं होगी तो क्या होगा। अगर कैट नहीं होगी तो अल्टीमेटली रैट्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगी और रैट्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात।
तो किसी भी इकोसिस्टम में अगर आपके पास प्रीडेटर नहीं होगा, शिकारी नहीं होगा, तो जो प्रे है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई एलियन स्पीशीज़ को कहीं पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो एलियन स्पीशीज़ का वहाँ पे नेचुरल प्रीडेटर नहीं होगा, और एलियन स्पीशीज़ का नेचुरल प्रीडेटर नहीं होने की वजह से वो एलियन स्पीसी वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगी, और जब एलियन स्पीसी वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगी तो अल्टीमेटली वो लॉस किसको पहुँचाएगी? अल्टीमेटली वो लॉस पहुँचाएगी वहाँ की नेटिव स्पीसीज़ को, या जो वहाँ पहले से रह रही हैं। तो पहले से कौन रह रही है? आपकी एंडेमिक स्पीसीज़। तो जब एलियन स्पीसीज़ को आप वहाँ इंट्रोड्यूस करोगे तो अल्टीमेटली आपकी एंडेमिक स्पीसीज़ को लॉस होगा। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम हमारे पिछले टॉपिक को एक बार फिर से दोबारा छेड़ते हैं, जहाँ हमने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में बात करी थी, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। और यहाँ हम बात करेंगे एक बार फिर से कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो प्लेस हैं जहाँ पर किलिंग और कैप्चरिंग कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, ये आपको वहाँ भी समझ आ गया था कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पर किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट को किल करना, एनिमल को किल करना या उसको कैप्चर करना कंप्लीटली क्या होता है? प्रोहिबिटेड होता है, पूरी तरीके से मना होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर जो जू होता है वहाँ पर भी कंप्लीटली किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होता है। देन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन जू एंड सेंचुरी और नॉट? तो बिल्कुल दोनों में डिफरेंस है। जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग अलग चीज़ है। जू अपने आप में एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपने बनाया है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेचुरल इकोसिस्टम है ना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो जू है वो आपका एक तरीके का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपने डिज़ाइन किया है, जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है जहाँ पे कोई भी एनिमल अपने आप को फ्रीली मूव करवा सकता है, फ्रीली वो घूम सकता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकता है। फाइन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर नॉट सिमिलर, दोनों में डिफरेंस है। फिर हम बात करते हैं नेशनल पार्क। तो इंडिया का जो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है उसका नाम है सतपुरा। ये आपको यहाँ से याद करना है कि इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क रिजर्व फॉरेस्ट है उसका नाम है सतपुरा। और सतपुरा फेमस है किसके लिए? इंडियन टीक के लिए। जो इंडियन टीक जो है, टीक प्लांट है इंडिया का, वो फाइनेस्ट इंडियन टीक प्लांट्स आपको ज़्यादा सतपुरा फॉरेस्ट में मिलेंगे, और इनके लिए सतपुरा फॉरेस्ट फेमस है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि द सतपुरा फॉरेस्ट इज़ फेमस फॉर फर्स्ट फाइनेस्ट इंडियन टीक, एंड सतपुरा फॉरेस्ट इज एक्चुअली द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। फाइन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जिस तरीके से आपको एंडेमिक स्पीसीज बताई गई थी उस तरीके से एक और बात है जिसका नाम है एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो एंडेंजर्ड एनिमल्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक लॉयन का एग्जांपल देता हूँ। आप सभी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि जो लॉयन का नंबर है वो हमारी कंट्री में टाइम के साथ रिड्यूस होता जा रहा है, और हमें बार बार न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मीडियाज़ के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि जो टाइगर हैं या जो लॉयन है उनका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से घट रहा है और वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो एक्चुअली हम एंडेंजर्ड एनिमल्स में उसी को कैटेगराइज करते हैं जिनका नंबर काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस हो रहा है और वो एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब जो अब ख़त्म होने वाले हों। ठीक है, तो एनिमल्स whose number are diminishing to a level and might be face extinction. I'm repeating once again, animals whose number are diminishing to a level, मतलब एक लेवल तक उनका नंबर लो हो गया हो और वो फेस कर रहे हो किसको? एक्सटिंक्शन की कंडीशन को। उन एनिमल्स को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल। कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पुट किए हैं। लॉयन है, एलिफेंट है और वाइल्ड बफेलो है। ये अगर आपसे पूछा जाए कि गिव एनी 2 and 3 एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो यू विल गिव दिस आंसर। फाइन, फिर यहाँ पर एक बात है रेड डाटा बुक कि अगर आपको एंडेंजर्ड एनिमल के बारे में पता करना हो तो आप कैसे पता करेंगे कि इन आवर कंट्री विच एनिमल्स आर फेसिंग एंडेंजर्ड कंडीशन और दे फेसिंग एक्सटिंक्शन। तो उसके लिए अपने पास एक रेड डाटा बुक होती है। रेड डाटा बुक एक सोर्स है जो रिकॉर्ड रखता है, कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स। ये एक ऐसा आपके पास रिकॉर्ड है
जो आपके लिए एंडेंजर्ड एनिमल और एंडेंजर्ड प्लांट का सोर्स है, जिसको देख करके आप ये पता लगा सकते हो कि किसी पर्टिकुलर जगह पर कौन से एनिमल और कौन से प्लांट्स एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं या एंडेंजर्डशिप को फेस कर रहे हैं। यू विल गेट दिस नॉलेज फ्रॉम द रेड डाटा बुक। उसके बाद एक टॉपिक है आपके छोटा सा इकोसिस्टम, और ये अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये इस पूरे चैप्टर का बेस है ना। प्लांट और एनिमल एक्चुअली क्या है, दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाई इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो बेटा इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो इस एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ। जैसे आप सर्वाइव करते हैं ऑक्सीजन पे, आप सर्वाइव करते हैं वाटर पे, आप सर्वाइव करते हैं प्लांट्स पे, प्लांट सर्वाइव करते हैं CO2 पे, प्लांट सर्वाइव करते हैं H2O पे, प्लांट सर्वाइव करते हैं सनलाइट पे, प्लांट सर्वाइव करते हैं सॉयल पे। तो ये जो इंटरेक्शन है अमोंग द लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ विद ईच अदर इज एक्चुअली नोन एज इकोसिस्टम। इसके बाद आपके पास छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचते हैं चैप्टर में। एक है आपका माइग्रेशन, जिसका मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जनरली एनिमल्स में पाया जाता है। अगर किसी एनिमल को किसी जगह पे थ्रेट महसूस होता है या वो एंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच जाता है तो हम उसको माइग्रेट कर देते हैं किसी सेफ प्लेस पर। ठीक है, तो अगर किसी एनिमल को अपनी नेचुरल प्लेस से आप किसी सेफ प्लेस पे ले जाओ या वो खुद चला जाए तो ये चीज़ माइग्रेशन कहलाती है। माइग्रेशन एक कॉमन वर्ड है जो आप अपने रिगार्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो भी अल्टीमेटली माइग्रेशन कहलाएगा। उसके बाद है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ये भी एक NCERT का छोटा सा टॉपिक है, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। और ये यहाँ इसलिए दिया गया है कि जो पेपर है वो आपका मेनली प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है। जो पेपर जो बनता है वो प्लांट से बनता है। तो अगर आप पेपर को रिसाइकल करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली आप एक बड़े लेवल पे प्लांट्स को कटने से या डिफॉरेस्टेशन से बचाएंगे। इसलिए हमारे लिए पेपर को रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके आप पेपरलेस वर्क करें, जितना ज़्यादा हो सके ऑनलाइन वर्क करें। ऑनलाइन को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा रीज़न भी एक यही है कि ऑनलाइन में आप पेपर बचाएंगे और विदाउट ए पीस ऑफ पेपर यू कैन डू योर वर्क। आप बिना पेपर को यूज़ किए अपना वर्क कर पाएंगे। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी नीड है आज की, क्योंकि पेपर इज़ द अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। तो इफ़ वी नीड पेपर देन वी हैव टू कट द प्लांट्स। तो अगर आप अपनी पेपर नीड को रिड्यूस कर लेंगे या पेपर को रिसाइकल करना शुरू कर देंगे तो आप प्लांट्स को कटने से और डिफॉरेस्टेशन को आप घटा सकते हैं। उसके बाद है रिफॉरेस्टेशन। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, प्लांटिंग द ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है ना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज का ऑपोजिट होता है बेटा रिफॉरेस्टेशन, जिसमें हम प्लांटिंग द ट्रीज करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आप CO2 को इंक्रीज होने से रोकना चाहते हैं और उसको ऑक्सीजन से रिप्लेस करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्लांट द ट्रीज एट द सफिशिएंट अमाउंट। आपको एक सफिशिएंट अमाउंट में प्लांट्स लगाने होंगे ताकि वो CO2 को फिक्स करके आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके दे दें। तो ये आपका टोटल मैटर है। और इस चैप्टर से हमने काफ़ी कुछ सीखा अबाउट द नेचर, अबाउट द इकोसिस्टम, अबाउट द प्लांट्स और अबाउट द एनिमल्स। क्यों हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्यों नेचर हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि नेचर बेटा, नेचर पे हम सब डिपेंड हैं। अगर नेचर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो अल्टीमेटली हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स, ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। हैव ए गुड डे, थैंक यू।